आदमी अपनी जाति में खो जाता है, धर्म में खो जाता है, वर्ण में खो जाता है। असली मजा तो ये है जो अपनी मिट्टी का कर चुका है। कहते हैं कि अगर आप अपनी मिट्टी को खुश होने की कुछ वजह भी दे दें तो समझिए आपका जीवन उद्धार हो गया। लेकिन अगर आप मिट्टी को अपने सर माथे पर लगा लें और उसी चीज को एक मुहिम के रूप में जीने लगें कि जिस गरीबी से मैं उठा, जिस संघर्ष से मैं उठा, अगर मैं इसी संघर्ष को, इसी गरीबी से उठे हुए हर बच्चे को अपना लूं और उसे ऊपर उठा दूं और उसको कामयाब बना दूं, तो समझिए उसने अपना जीवन धन्य किया ही किया, ना जाने कितने और लोगों का जीवन धन्य किया ऐसी इंस्पिरेशन देने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं भगवान की दया से आप सब लोगों का प्यार हमें मिलता रहा है। कैरियरवेल ऐप पर 1,40,00,000 बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं। कैरियरवेल ऐप पर ना जाने कितने ऑफलाइन सेंटर्स पे पढ़ने लग रहे हैं। लेकिन हम भी बहुत बार कमर्शियल हो जाते हैं। लेकिन कई बार जब कोई ऐसी कहानी सुनने को मिलती है तो हमें भी शर्म आने लगती है। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि अभी 2024 में ही एक सेलेक्टेड बच्चा मेरे पास आया। आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, उसका इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ। करीबन 80-85 लाख बच्चों ने उसके इंटरव्यू को देखा। उस बच्चे की शायद अंडर 100 रैंक थी, 73 या कुछ ऐसी रैंक थी उसकी। उस बच्चे से जब मैं बात कर रहा था तो उसके फादर गुजर गए। उसने बताया कि मेरी माताजी जो थी वो अकेली थी, बाकी किसी रिश्तेदार ने, घर परिवार में और कहीं से कोई मदद थी नहीं। और जिस जाति से सर मैं हूँ उस जाति में बहुत सामर्थ्यवान लोग होते भी नहीं हैं, बहुत गरीब भी लोग थे, लेकिन उन्होंने किसी ने मदद नहीं की। मेरी मम्मी ने किसी स्कूल में नौकरी कर कर आप समझ सकते हैं कि एक अनपढ़ बेचारी स्त्री को क्या नौकरी मिली होगी। छोटा मोटा काम स्कूल में होता है। कहता मेरी मम्मी ने किसी तरीके से हमें पाला पोसा और बड़ा किया, और उसके बाद फिर हम इस जर्नी पे पहुंचे कि आज आपके सामने। तो मैंने उनसे पूछा कि यार बहुत बड़ी चीज कही तूने, और मैं इंस्पायर हूं इस बात से कि आप इतने संघर्ष के बाद आए हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताना कि आपने जहां भी कोचिंग ली है, जिस भी इंस्टीट्यूट का से आपने कोचिंग ली है, दिल्ली में अगर आप आके रह रहे हैं, तो मैं ये बात समझ सकता हूं कि आर्थिक रूप से कितना मुश्किल होता है दिल्ली जैसे शहर में आके कोचिंग लेना। मेरे दोस्तों, अगर आप छोटी से छोटी कोचिंग भी लेंगे ना, तब भी आपका महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा, क्योंकि आप रहेंगे भी, खाए पिएंगे भी, किताबें भी खरीदेंगे, कोचिंग भी फीस देंगे। और यूपीएससी की तैयारी ऐसी नहीं है जहां आप 6 महीने में सिलेक्शन ले लें। ये एक ऐसी तैयारी है जो कम से कम 1 से 2 साल तो मिनिमम लेती ही लेती है। वो भी तब जब आप फुल इंटेंसिटी से काम कर रहे हो, फुल मोटिवेशन से काम कर रहे हो। उस आदमी ने, उस बच्चे ने मुझे तब एक नाम लिया था दबी आवाज में कि एक भैया थे, मनीष भैया, उन्होंने हमारी मदद की थी। तो मैंने कहा ऐसा कौन है भाई? क्योंकि मैंने ये तो सुना था कि लोग हम जैसों को फोन कर देते हैं कि सर इसका फीस में डिस्काउंट कर दो, और हम आधी बार कर भी देते हैं, एक आध का, किसी का नहीं भी करते हैं। लेकिन कोई आदमी ऐसा है जो पूरा पीजी का खर्चा देने लग रहा है। एक आदमी ऐसा है जो आपका वाजिरा में रवि जैसे इंस्टीट्यूट जहाँ पे 2.5-3 लाख रुपए फीस है, वहाँ पे कर रहा है। मैंने कहा आपका रिश्तेदार है कोई? कह रहा नहीं, मैं थोड़ा हरियाणा से हूँ, मेरी भाषा सख्त है तो उसके लिए माफ करिएगा। तो मैंने कहा कि आपका कोई रिश्तेदार है भाई? बोला नहीं, वो बस्ती के रहने वाले हैं, मैं वहीं का हूँ। तो उनको जो भी जाके बोल देता है वो मान लेते हैं, वो थोड़े भोले टाइप के हैं। मैंने कहा ऐसा कौन बोला, मैं भी तो मिलाओ। उसके बाद धीरे धीरे उससे जानना शुरू किया। मैं राजेंद्र नगर पीजी में गया, वहाँ बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे, वो इसी तरीके से मनीष भैया की हेल्प से काम करने लग रहे थे। फिर मुझे लगा यार अगर कोई आदमी इतना मोटिवेटेड होकर काम कर रहा है तो मुझे एक बार कम से कम आमना सामना उनसे करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई आदमी बिना किसी लाइमलाइट की इतनी हेल्प कर रहा है बच्चों की, और अगर कर रहा है तो हमारी नज़र से दूर कैसे है। क्योंकि आज के समय में अगर किसी झोपड़ी में कोई 2 केला बांटता है तो उसकी भी वीडियो बना लेता है। लेकिन एक आदमी लगातार बच्चों की हेल्प कर रहा है, और वो भी थैंकलेस पर्पज से। तो मैं मिला, जब मैंने पूरी कहानी सुनी, मैंने समझा इनके अंदर की चीज को। आपको जानकर हैरानी होगी
मरीज भैया लगभग मेरी उम्र के हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया समाज के भले के लिए जो इन्होंने कर दिया। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ इनकी सेवा के लिए। और जब इनको जाना तो मैंने इनको समझाया कि आप इतना खर्च कर रहे हैं ना, लेकिन आप तक कौन बच्चा पहुंच पा रहा है जो एक बच्चे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, बहुत धीरे धीरे। आप इतने पैसे में तो ना पूरे बस्ती को ट्रेन कर देंगे, पूरे बस्ती के बच्चों को तैयार कर देंगे। फिर इनको किसी तरह समझाया कि नहीं चलना है, और मैं करता हूं एक प्रोग्राम वहां पे, और आप जो ये फ्री में काम यहाँ कर रहे हो, पूरे बस्ती के लिए आप काम करना चाहते हो तो आप वहां पे करो। बड़ी मुश्किल से इनका टाइम वाइम निकलवाया, क्योंकि काम धंधे करने वाले आदमी लाइमलाइट नहीं चाहते हैं लोग। अदरवाइज आपने देखा होगा हमारे सारे सेमिनार संडे को होते हैं। ये जीवन का पहला ऐसा सेमिनार है जो बुधवार को कर रहे हैं। उसका कारण ये शिल्पकार जो आपके सामने बैठा है यही है, क्योंकि इन्होंने मुझे समय बुधवार का दिया। आज जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं, जो बाहर इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, मैं दावे से कहता हूं कि अगर ये प्रोग्राम संडे को होता तो हम इसका 100 गुना बच्चों के साथ यहाँ होते। मेरे प्यारे बच्चों, आज ये जो बच्चे सेलेक्ट होकर आए हैं, ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम उस आदमी के लिए, उस आदमी ने जो किया है, देखिए ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल आईएएस के लिए किया है, इन्होंने सिपाही के लिए भी उतना ही काम किया है। मैं जब इनके घर गया तो सिपाही से भी उतनी ताजगी से हाथ मिलाते हैं जितने ताजगी से ये किसी अफसर से हाथ मिलाते हैं। और ये चीज समझाती है कि एक आदमी बिना किसी लाइमलाइट के अपने जीवन को एक टारगेटेड रखना, और आप जानकर हैरान होंगे कि ये सारी आर्थिक सामर्थ्य होने के बाद भी इन्होंने विवाह नहीं किया, क्योंकि इन्होंने पूरा जीवन इसी मिट्टी के लिए लगाना है और उसी के लिए। जब मैं इनको यहाँ लेकर आ रहा था तो 50 बार हाथ खींच रहे थे कि नहीं मेरे बस की है नहीं ये सब करना। तो मैं इनको ये कह रहा था कि अगर आपकी शक्ल देख के अगर केवल 2 बच्चे भी ऐसे हो गए जो बस्ती के कामयाब होने के बाद बस्ती के आगे आने वाली पीढ़ी के हाथ पकड़ के आगे ले जाएं, तो समझिए सर मेरा भी जीवन सफल हो गया और आपका भी जीवन सफल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं चाहता हूं कि जो बच्चे आए हैं वो